हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर रहे थे हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने देखा था। आगे के क्वेश्चंस को अभी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है 9.6 में, वह है कि NiCl4 Pe2- and NiCO का होल 4 both are tetrahedral complexes, लेकिन this one is paramagnetic while this is diamagnetic। क्यों है ऐसा? और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि दोनों कॉम्प्लेक्स सेम है। सेम मतलब सिमिलर है, दोनों का ज्योमेट्री सेम है, दोनों में सेंट्रल मेटल आयन सेम है। अलग है तो केवल लिगैंड। तो एक लिगैंड के अलग हो जाने से वैसा क्या हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स पारामैग्नेटिक रहा जबकि दूसरा डायामैग्नेटिक हो गया। तो सेंट्रल मेटल आयन दोनों में क्या बताए, Na2+। ज्योमेट्री दोनों का टेट्राहेड्रल दिया हुआ, मतलब हाइब्रिडाइजेशन दोनों में होगा sp3। लिगैंड यहाँ Cl- है जो कि बहुत ही वीक लिगैंड है, वेरी वीक। यहाँ लिगैंड कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो बस इतना याद रख लेना कि यह इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर सकता है, पेयर अप द इलेक्ट्रॉन। और वीक है मतलब वह इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा। इतना सा बात याद रख ही सकते हैं हम लोग। अब Na2+ है, Na2+ में हम लोग जानते हैं 3D8 4S 4P। अब 3D8 है, इसका मतलब ऐसा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4S का ऑर्बिटल खाली है, 4P के 3 ऑर्बिटल्स खाली हैं। यदि यहाँ आप Cl- लोगे तो यह वीक लिगैंड है, ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होने वाला है, इसको आसानी से जो है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स के लिए नॉट Na2+ इज़ द सेंट्रल मेटल आयन, हेयर Ni इज़ द सेंट्रल मेटल एटम। तो अब यहाँ Cl- है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, वीक है तो वह इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, डायरेक्ट इस सब में चला जाएगा Cl- sp3। 2 का 2 अनपेयर बचा रह गया तो यह पारामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। लेकिन यदि आप यहाँ Na2+ ना लेकर के केवल Ni लेते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4S2 बचा रह जाएगा और यहाँ 4P। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4S में 2, 4P के 3 ऑर्बिटल्स खाली हैं। अब चूँकि लिगैंड जो है यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, टेट्राहेड्रल दिया हुआ है, मतलब sp3 ही होगा। अब sp3 होने के लिए s का एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। ज़रा देखो तो इसमें s का कोई ऑर्बिटल खाली है क्या? नहीं है, s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको खाली करना होगा। ऑब्वियसली इसको खाली करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को भेजना होगा पीछे, पेयर अप करना होगा। और यही पेयर अप यहाँ फेवरेबल है ड्यू टू दिस वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड ही पीछे इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, और पेयर अप कर देगा तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक खाली, आगे के तो 3 खाली है ही। अब सब में कार्बन मोनोऑक्साइड, सब में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग के बाद क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे? बिल्कुल भी नहीं बचे, तो यह कहलाएगा डायामैग्नेटिक। तो यहाँ से इसका क्या आंसर हम लोग लिखेंगे? तो एक्सप्लेनेशन इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में कि ऑल्दो दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल विथ sp3 hybridization, but in this complex ion the ligand Cl- is very weak ligand which do not cause pairing of unpaired electron। इसके बाद इसको दिखा करके लिख देना है कि here there are 2 unpaired electrons, so it is paramagnetic। But in this complex carbon monoxide is a very strong ligand which has a tendency to pair up the unpaired electron।
और उसके बाद आप इसको बनाओगे, फिर यहाँ से दिखा देना कि इसमें कोई अनपेयर नहीं बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इससे आया। एक आया था इसके पहले NiCl4 का NiCN4 से कंपैरिजन, जिसमें पूछ रहा था टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर, और इस बार जो है इससे आ रहा है जिसमें कि दोनों टेट्राहेड्रल है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो है यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9.6 के बाद नाइन पॉइंट 7 इसमें बोल रहा है कि यह FeH2O का होल 6 पे 3+ स्ट्रॉन्गली पारामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्गली पारामैग्नेटिक, और FeCN का होल 6 पे 3- इज वीकली पारामैग्नेटिक। मतलब 2 कॉम्प्लेक्स हैं, आयरन के ही हैं, सेंट्रल मेटल आयन सेम है, एक स्ट्रॉन्गली पारामैग्नेटिक है, दूसरा वीकली है। पारामैग्नेटिक दोनों है, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों है। स्ट्रॉन्गली पारामैग्नेटिक का मतलब यहाँ हुआ ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वीकली पारामैग्नेटिक का मतलब हुआ लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही सा मतलब है। तो कैसे इसको हम लोग समझेंगे, सबसे पहले इसको देखो, हेयर सेंट्रल मेटल आयन इज Fe++, कन्फिग्रेशन की ओर जाओगे आप तो बचेगा 3d5। H2O इज या वेरी वीक, या वेरी वीक नहीं, केवल वीक ही लेकर के चलो। तो H2O वीक लिगैंड है, सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज +3 है, कन्फिग्रेशन 3d5 है। तो इसमें से हम लोग पढ़े हैं कि यदि d5 कन्फिग्रेशन है और लिगैंड वीक है तो यह आउटर ऑर्बिटल होगा, मतलब कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस हिसाब से जब आप CFT और VBT दोनों के आधार पे चलोगे तो CFT को अप्लाई करने के बाद ये जो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हुए Fe++ के लिए, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन है। अब चूँकि दोनों ऑक्टाहेड्रल है, स्प्लिटिंग होगा तो किस प्रकार से स्प्लिटिंग होता है, EG सेट 2 ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं, T2G सेट 3 नीचे। अब यही 5 इलेक्ट्रॉन को जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो चूँकि H2O इज अ वीक लिगैंड, और H2O वीक लिगैंड है, इसका मतलब कि यह जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ΔO इज लेस दैन पेयरिंग एनर्जी। और यदि यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर प्रमोट होगा, 3 4 5। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर ना प्रमोट करके ऐसे करोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ऊपर भेजने में कम एनर्जी लग रहा है, नीचे ज़्यादा, तो जो कम एनर्जी वाला प्रोसेस है वही फेवरेबल होगा ऐसे। और यदि ऐसा होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पारामैग्नेटिक तो होगा ही। लेकिन ज़रा इसको हम लोग देख लें, यहाँ भी वही चीज़ है, सेंट्रल मेटल आयन इज Fe++, तो 1 2 3 4 5 यहाँ भी होगा Fe++ के लिए। 3d5 सेम कन्फिग्रेशन होगा, लेकिन Cn- इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, मतलब यहाँ जो स्प्लिटिंग होगा EG और T2G में, उसमें से या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मच ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, पेयर अप करने में कम लगेगा। तो पेयर अप करेंगे हम लोग, 1 2
3 4 5 और अब देखो यहाँ से एक ही अनपेयर्ड बच रहा है 1 अनपेयर्ड। मतलब इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हो गया T2G3 EG2। इसके लिए आप लिखे तो हो गया T2G5। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आ गया और यहाँ से साफ दिख रहा है कि इसमें टोटल 5 अनपेयर्ड है जबकि यहाँ एक ही अनपेयर्ड है। तो कम अनपेयर्ड है इसलिए वीकली पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कम होगा। और इसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि यह स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा। तो दोनों को जो है आप ऐसा ही डायग्राम बनाओगे, लैंग्वेज अपने से लिख करके इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि दिस कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज crystal field splitting energy is less than pairing energy due to this weak ligand. So promotion of electron is possible rather than its pairing. इसको दिखा दोगे और फिर टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर दोगे। While in this complex ion the ligand Cn- is very strong, so the crystal field splitting energy will much greater than the pairing energy and therefore the promotion of electron to higher energy EG set is not possible, so they get pair up। और इस केस में केवल एक अनपेयर्ड बचेगा और या जो है सो वीकली पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो मेन फैक्ट को समझ जाओगे आप, लैंग्वेज अपने से थोड़ा बनाना होगा तब, क्योंकि ये सबका रिटेन नोट्स नहीं है। पीछे कॉम्प्लेक्स बहुत सारा या चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, तो चैप्टर का नोट्स को आप और लेंदी नहीं करना है, इसलिए केवल आप समझ लो, लैंग्वेज अपने से बना करके इसको लिखोगे। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स (9.8) क्वेश्चन है कि CONH3 का होल 6 पे ट्रिपल प्लस एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि इसी के जैसा एक सिमिलर कॉम्प्लेक्स NiNH3 का होल 6 पर 2 प्लस एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्यों है एक्सप्लेन करना है। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन हम लोग VBT के आधार पे देने वाले हैं। दोनों सिमिलर कॉम्प्लेक्स है, दोनों में जो है 6 आइडेंटिकल लिगैंड्स हैं, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, बस एक इनर ऑर्बिटल हो जा रहा है, दूसरा आउटर ऑर्बिटल हो जा रहा है। इनर ऑर्बिटल का साफ मतलब हुआ D2sp3, आउटर का मतलब हुआ sp3d2। इसको VBT CFT दोनों के आधार पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले VBT के आधार पे देख लो। यदि हम लोग इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो CO ट्रिपल प्लस इज द CMI, NH3 इज मॉडरेटली अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग ही रखते हैं बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ सेंट्रल मेटल आयन का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, तो यह लिगैंड पेयर अप कर सकता है इलेक्ट्रॉन का, और जब पेयर अप करेगा तो इनर ऑर्बिटल हो सकता है। मतलब ऐसे कोबाल्ट ट्रिपल प्लस का 3d6 होता है, आगे बढ़ोगे 4s 4p, 1 2 3 4 5 6, 4s एक खाली, 4p भी खाली। चूँकि हाई पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो यह फेवर करेगा इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग को, पेयर अप हो जाएगा, और जब पेयर अप हो जाएगा तो ऐसे 2 4 6 ये दोनों खाली बच जाएंगे, और यहाँ से अब फिर जो है 6NH3 सब में जुड़ जाएगा। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3 और यह हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसा वही इसके लिए चलोगे तो हेयर Ni2 प्लस इज द सेंट्रल मेटल आयन, लिगैंड तो वही है, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो पेयरिंग यहाँ भी होना चाहिए। देखते हैं क्या सिचुएशन है। Ni2 प्लस का कन्फिग्रेशन 3d8 होगा, आगे 4s और 4p है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s में 1 और 4p में 3। यदि यहाँ आप इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करोगे तो क्या करोगे, बहुत से बहुत एक ही को पेयर अप करोगे ना, ऐसे, क्योंकि इधर तो ऑर्बिटल खाली है ही नहीं। और यदि ऐसे आप पेयर अप करोगे तो 5 ऑर्बिटल्स खाली हैं,
जबकि यह हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, मतलब कि 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए VBT के अनुसार कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बराबर ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो यहाँ यदि यह NH3 इलेक्ट्रॉन को पेयरअप भी करता है तो इसके पास उतना ऑप्शन नहीं है, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो पेयरअप करके पीछे 2 ऑर्बिटल खाली करे। अब ऐसा भी नहीं कि एक यहाँ खाली करे एक आगे का खाली करे, ये आगे तो खाली है ही 4D का, आगे मतलब 4D का, तो एक NH3 आ जाएगा इनर D में, एक चला जाएगा आउटर D में, ऐसा तो होता नहीं है कोई हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब भले ही स्ट्रॉन्ग है लिगैंड, पेयर अप कर सकता है जैसा कि किया, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, मतलब पीछे ऑर्बिटल्स उतने वैकेंट नहीं है या उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको पेयर अप करके या 2 ऑर्बिटल को खाली करे, तो यहाँ ये ऐसा ही रह जाएगा। और अब जो है NH3 आगे वाला 4D में जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, ऐसे इस प्रकार से यहाँ से यहाँ और फिर sp3d2 हो जाएगा। समझ गए बात को। इसी को जब आप CFT के आधार पे एक्सप्लेन करोगे तो CFT का एक्सप्लेनेशन मतलब कि हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से इसको लेकर के चलेंगे या उसके आधार पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आप यहाँ बनाओगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 CO ट्रिपल प्लस हुआ, स्प्लिटिंग दिखाओगे ये दोनों EG हुआ, ये दोनों T2G हुआ। अब ये टोटल 1 2 3 4 5 6 लिगैंड है। अब यहाँ से चूँकि यह हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का, NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो इस केस में यह जो वैल्यू होगा डेल्टा वो विल मच ग्रेटर दैन P। तो इलेक्ट्रॉन आगे ना जा करके इसमें होगा 1 2 3 4 5 6, कोई अनपेयर नहीं बचेगा, डायामैग्नेटिक भी हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल भी हो गया डायामैग्नेटिक। लेकिन वही काम यदि आप इसके लिए करोगे, यहाँ 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रॉन 8 है ऐसा। तो यहाँ से यदि आप करते हो इसको Ni2 प्लस हुआ, तो ऊपर जाएगा Eg के लिए, 3 नीचे आएगा T2G के लिए। तो देखो सबसे पहला बात कि यहाँ जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है लो है, लिगैंड स्ट्रॉन्ग है बट नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग। यहाँ चूँकि इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट के चलते, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट था तो इसका स्ट्रेंथ और बढ़ गया, मॉडरेट स्ट्रॉन्ग से पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मॉडरेट स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। और मॉडरेट स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, तो इस केस में यह जो डेल्टा वो का वैल्यू होगा लेस हो सकता है पेयरिंग से। और साथ ही साथ कि यदि ज़्यादा भी रहेगा तो आप ये 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ थोड़े ना रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, सेम बात होगा। इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कोई रोल ही नहीं आने वाला है। तो एक सिचुएशन ऐसा है कि क्या ऐसे 2 करके 6 भर लें तब ऊपर जाएँ, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऊपर। तो हुन्स रूल के अनुसार कि पहले ऊपर हम लोग को चलना है, या हुन्स रूल यहाँ नहीं भी अप्लाई होगा तो हुन्स रूल में यदि इसको ही भर लेते हो तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन लेकर के जाना होगा, और यदि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो पहले ऊपर ही जाना होगा। कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो 1 2 3, यदि या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, जो होना चाहिए, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है तो अभी थ्योरी के अनुसार होना चाहिए, और यदि यह कम होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा तब यहाँ आएगा, और यदि फिर ई ज़्यादा हो जाए तो फिर पहले यहाँ पेयर अप हो जाएगा उसके बाद ऊपर जाएगा। समझ गए। तो यार VBT और CFT दोनों आधार पे इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग काफ़ी फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं कि दोनों में से एक इनर ऑर्बिटल क्यों है और दूसरा आउटर ऑर्बिटल क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाइन 9.9 में एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है PTCN का होल 4/2-, और बोर्ड आए कि इसमें आप बतलाओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन PTCN4 का 2-। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नेचर पहचानना होगा। VBT के अनुसार जाएंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार। तो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसमें या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर।
सेंट्रल मेटल आयन की ओर जाएंगे, Pt2+ विच बिलोंग्स टू 5D सीरीज, लिगैंड इज Cn- विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड 5D सीरीज है, इसका मतलब यह स्क्वायर प्लानर है। स्क्वायर प्लानर मतलब DsP2 होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन बना करके दिखला दो। Pt2+ के लिए आप बनाओगे तो हो जाएगा 5D8 6s 6p, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6s का एक खाली, 6p में 3। चूँकि DsP2 चाहिए, D का एक खाली मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे पेयर अप होगा, और जब इलेक्ट्रॉन पीछे पेयर अप होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक खाली ऐसा। अब यहाँ से सारे लिगैंड्स आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग के बाद तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कोई अनपेयर नहीं बच पा रहा है, और कोई अनपेयर नहीं बच पा रहा है, इसका मतलब हुआ कि यह डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, जो बतलाना था हम लोग को। तो वही सारे फैक्ट्स हैं, बस उसी को डिटेल में नोट्स में बताया गया है। तो डिटेल से यदि आप किए हो तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप नहीं उसको छोड़ पाओगे। हाँ, माने किसी या किसी रूप में जो है आप उसको डील कर ही दोगे, चाहे VBT अप्लाई करो, CFT अप्लाई करो, जितने फैक्टर्स बताए गए हैं ज्योमेट्री डिसाइड करने के, उन सारे फैक्टर्स को अप्लाई करो तो आप क्वेश्चन को डील कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9.10 है। ये बोल रहा है कि हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसी में हेक्सासाइनो मैंगनीज 2 है, तो इसमें केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर, कि ये 2 कॉम्प्लेक्स है, दोनों में से एक में 5 अनपेयर्ड है, दूसरे में 1 अनपेयर्ड है, दिया हुआ है सब कुछ, बस इसी को एक्सप्लेन कर देना है कि उसमें 5 कैसे, इसमें 1 कैसे, और किस आधार पे एक्सप्लेन करना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के आधार पे। शायद ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग किए हैं थोड़ा देर पहले। तो पहले इसकी बात करें, MnH2O का होल 6 पे 2+, और यहाँ है MnCN का होल 6 पे 4-, ऐसा। सेंट्रल मेटल आयन की बात करें हम लोग, Mn2+ 3d5 कन्फिग्रेशन, यहाँ भी वही है Mn2+ 3d5 कन्फिग्रेशन। H2O is the ligand which is weak ligand, Cn- is the ligand which is very strong ligand। अब CFT अप्लाई करो, तो CFT अप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हुए Mn2+ का, सब में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा। स्प्लिटिंग होगा, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन Eg सेट में, और यहाँ T2G। अब चूंकि वीक लिगैंड है, तो वीक लिगैंड का मतलब हुआ कि यह जो होगा डेल्टा वो विल बी लेस देन पेयरिंग एनर्जी, और डेल्टा वो पेयरिंग से कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर प्रोमोट करेगा ऐसे, और यदि ऐसा हुआ तो 5 अनपेयर तो दिख ही रहा है, मतलब इस केस में इसका कन्फिग्रेशन हो जा रहा है T2G3 Eg2, और यहाँ से 5 अनपेयर्ड हम लोग को दिख रहे हैं ऐसा। यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड भी है Mn2+ के लिए। स्प्लिटिंग भी सेम ही होगा, Eg
T2G। लेकिन चूँकि यहाँ लिगैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने का मतलब हुआ कि यह जो वैल्यू होगा डेल्टा वो विल मच बी ग्रेटर दैन पेयरिंग एनर्जी, और इस केस में इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने से ज़्यादा आसान है एक ऑर्बिटल में पेयर अप करना। तो 1 2 3 4 5, अब देखो एक ही अनपेयर बच रहा है, मतलब यहाँ से कन्फिग्रेशन हो गया T2G5। तो ऐसे ही एक्सप्लेन करना था CFT के आधार पे कि एक में लिगैंड वीक लिगैंड है तो यहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा पेयरिंग से, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन पहले प्रमोट करेगा हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल में देन पेयरिंग, और यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग प्रीफर होगा, ऊपर भेजना आसान नहीं है। तो ऐसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट प्रॉब्लम से बच रहा है। नाइन 9.11 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर Cu NH3 का होल फॉर 2+ आयन given that beta 4 for the complex is 2.1 into 10 का पावर 13। मतलब इस बार स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा। हर टॉपिक को लगभग टच कर ही लिए हम लोग। तो देखो यह जो कॉम्प्लेक्स है Cu NH3 का होल 4 पे 2+, चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब स्टेप वाइज यदि फॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें 4 स्टेप्स लगे होंगे, और 4 स्टेप्स लगे होंगे तो स्टेप 1 का फॉर्मेशन कांस्टेंट K1 K2 K3 K4, और ओवरऑल मिलाएंगे तो इसी को हम लोग लिखते हैं बीटा 4। और ये जो बीटा 4 है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहलाता है, या फिर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। यह बीटा 4 का वैल्यू दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 का पावर 13, एंड दिस वन इज वेरी हाई वैल्यू, और इतना हाई वैल्यू बता रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल, बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, चूँकि बीटा 4 इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट जो बतलाता है कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कितना आसान है। तो वैल्यू देख रहे हो 10 का पावर 13 है, इतना बड़ा वैल्यू, मतलब इस कंपाउंड का बनना बेहद आसान है, और कंपाउंड बड़ा आसानी से बन रहा है, इसका मतलब कि वह बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है यह बीटा 4। अब यदि यह बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है तो इस केस में फिर इसका जो डिसोसिएशन होगा वह बहुत ही रेयर होगा, आसानी से डिसोसिएट नहीं करेगा, आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आएगा ऑब्वियसली बहुत कम आएगा, और हम लोग जानते हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वह रेसिप्रोकल है स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब 1/β4। अब इसके लिए वैल्यू दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 का पावर 13। सॉल्व करोगे तो 2.1 ऊपर जा कर के 10 का पावर -13, पॉइंट हटा दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10/21 इंटू 10 का पावर -13। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.48 के कुछ आसपास आना चाहिए। 10 का पावर -13 इसको यहाँ कर दोगे तो 4.8 इंटू 10 का पावर, 10 का पावर -14 डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो बतला रहा है कि यह कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएट करने का टेंडेंसी बहुत कम है, या कॉम्प्लेक्स आसानी से डिसोसिएट नहीं करेगा। फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत हाई है, मतलब आसानी से बन जाएगा, स्टेबल है इसीलिए।
हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना कम आ रहा है, इतना मतलब आसानी से नहीं टूटेगा, तो आसानी से नहीं टूटेगा लेकिन आसानी से बन जा रहा है। इसका एक ही वजह है कि कॉम्प्लेक्स विल बी वेरी मच स्टेबल। तो इस तरह से सारे इंटेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमने किया, पीछे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, फिर इंटेक्स्ट प्रॉब्लम। एक्सरसाइज में भी जो है इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, मतलब कि टोटल 9.32 मतलब 32 क्वेश्चंस हैं टोटल। और ये 32 क्वेश्चंस को जो है ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके डील करेंगे आगे के लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।